वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। जैसे कि आपको पता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और कुछ विषयों की परीक्षा है वो कल से शुरू हो चुकी है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी काफ़ी समय है और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के क्विक रिवीजन का प्रयास एक ही वीडियो में करूंगा। इस पूरी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले ही समकालीन विश्व राजनीति जो पाठ्यपुस्तक थी उसमें जितने भी अध्याय इस बार कोर्स में है उन सभी का क्विक रिवीजन करने का प्रयास किया था और एक ही वीडियो में लगभग आधे घंटे में सभी प्रश्नों का रिवाइज करवाया था। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब इसमें इस बार यानी 2024 में जन आंदोलन का उदय ये जो अध्याय है इस बार हटा दिया गया है, तो उस पाठ के प्रश्न मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। बाकी अन्य सभी जो भी अध्याय है उन सभी के प्रश्न इसमें समावेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी यानी फटाफट आपका क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आप कम से कम समय में पूरी पाठ्यपुस्तक का रिवीजन कर सकें और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनका आपके अभ्यास हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पहला पार्ट है इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर या क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो इसका सही आंसर है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी, तो इसका सही आंसर है राष्ट्र निर्माण की। जैसे पाठ का नाम ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को आ रहा होगा। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न विभाजन के समय देश में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 565 ये आपको याद रखना है। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी, तो ये बात की थी मुस्लिम लीग ने, जिसकी स्थापना ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उनकी देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना हुई थी 1953 में। अगला प्रश्न महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, नाथुराम गोडसे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप हुआ। तो ये वर्ष आपको याद रखना है। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान है वही वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1973 में बनी। अगला है 1960 में विभाजित होने से पहले मुंबई में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो 1960 में मुंबई का विभाजन होकर के गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बनाए गए थे। तो अब उसी के आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं, तो मराठी और गुजराती दोनों भाषा वहाँ बोली जाती थी। फिर भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो गुजराती भाषियों के लिए गुजरात और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया। अगला प्रश्न नोआखली वर्तमान में किस देश में है, तो नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है, काफी चर्चित स्थान है। अगला प्रश्न कौन सा वर्ष अपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था, तो आज़ादी का वर्ष यानी 1947 में अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन हुआ था, इसके लिए ये वर्ष फेमस था। अगला है 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पंडित नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। पाठ्यपुस्तक की जो भी पहला अध्याय है उसकी शुरुआत की लाइनों में दिया हुआ है। तो नेहरू जी का जो भी भाषण था उसको भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहा गया। एक बार दोबारा बता दूं, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अगला प्रश्न ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था, तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। अगला है विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम बताओ। यानी ऐसे जो प्रांत जिनका आधार धार्मिक आधार पर हुआ था, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, तो वो 2 थे पंजाब और बंगाल। पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल पश्चिमी पंजाब, जिसमें से एक भारत में रहा और एक बांग्लादेश में रहा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैंने बता दिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। रजवाड़ों और देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय की सहमति पर हस्ताक्षर के लिए एक साइन किए थे, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए थे, यानी सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार किस राज्य में अपनाया गया, तो इसका आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर
भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए थे। अगला, सन 2000 में किन राज्यों का गठन निर्माण हुआ? तो भारत में सन 2000 में 3 राज्यों का नवंबर में निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो जैसे आपको बताया, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ और बिहार का विभाजन करके झारखंड नामक 3 राज्य बनाए गए थे। अगला है, उन रियासतों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विलय का विरोध किया। तो जहाँ भी भारत में विरोध हुआ, या कह सकते हैं कि उनका भारत में विलय काफ़ी परेशानी से हुआ, वो थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। ये 3 जो रियासत थी जिनका भारत में एकीकरण है, उसमें कुछ समस्या आई थी। पूर्वोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम बताइए। तो ये थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पूर्वोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और उसके जो भी अर्धसैनिक बल जो थे उनको रजाकार कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1947 के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो 1947 के विभाजन के पीछे जो सिद्धांत था वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य। तो जैसा कि मैंने बताया, पिछले प्रश्न में बताया था कि भाषा के आधार पर या धार्मिक आधार पर जो भी राज्य गठन किया गया था वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो पंजाब और बंगाल, क्योंकि दोनों का विभाजन है धार्मिक आधार पर हुआ था। अगला है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो 3 जून 1947 को घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नेता जिनकी अलग राज्य को मांग को लेकर अनशन पर बैठने के कारण 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी, तो वो आंध्र प्रदेश के नेता थे पुट्टी श्रीमलू। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पूछा है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय आ गया, तो यहाँ हो गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत यानी देश आजाद हुआ उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जैसे प्रथम हो गए, उसके बाद में प्रथम भारतीय हो गया, उसके बाद में अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, उसके बाद में जो पोस्ट खत्म हो गई थी इसकी, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। तो दोनों का उत्तर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी हो गए। अगला प्रश्न, मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो मणिपुर के शासक थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा बोध चंद्र सिंह। अगला प्रश्न, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अमृता प्रीतम के बारे में आपकी पाठ्यपुस्तक में है, इसलिए इससे भी संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कई बार। तो अमृता प्रीतम पंजाबी कवियत्री थी, कथाकार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी मिला। महिला है, पंजाबी साहित्यिक पत्रिका नागमणि का भी इन्होंने संपादन किया। इसके बाद में फैज़ अहमद फैज़, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे, मानवतावादी क्रांतिकारी कवि थे। सियालकोट पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, और इनके जो कविता संग्रह हैं उनमें नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा, ये एक कविता संग्रह है। एक बार दोबारा बता दूं, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा। तो ये थे इस पार्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला पार्ट है जो अध्याय सेकंड है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे संबंधित 1 लाइनर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि 1952 के आम चुनाव के समय में कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो पाठ्यपुस्तक में ये प्रश्न दिया हुआ है, सही आंसर है 15%। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मंत्री कह सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री थी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? अब इसमें अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कब तैयार हुआ, कब अंगीकार किया गया, कब लागू हुआ। तो जब तैयार की बात आए तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था संविधान। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये आपको सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी ने किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, और उससे पहले ये बन करके तैयार हो गया था नवंबर में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त वो सुकुमार सेन बने। अगला प्रश्न, भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया था? तो राज्यों में सरकार को बर्खास्त करने का जो अधिनियम है वो अनुच्छेद 356 है।
जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356। अगला है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय थे। अगला प्रश्न, भारत में एक दल की प्रधानता का युद्ध कब समाप्त हुआ? एक दल की जो प्रभुत्व का दौर था वो कब समाप्त हुआ? तो वो 1977 के चुनाव में समाप्त हुआ। उससे पहले जो 3 कार्यकाल थे या चुनाव थे उनमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। उसके बाद में 77 के चुनाव में एक दल का जो प्रधानता है वो समाप्त हुई। अगला प्रश्न, 1977 के 77 यानी 77 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई? तो ये जनता पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई और इसी के कारण एक दल के प्रभुत्व का दौर है वो समाप्त हुआ। अगला है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो प्रथम आम चुनाव में कुल 489 में से 364 सीटें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आज़ादी से काफी पूर्व 1885 में हो चुकी थी। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, यानी ऐसे भारतीय जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगला है, प्रथम आम चुनाव के समय कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल विद्यमान थे? तो पहले आम चुनाव जो हुए थे 1952 में, उसमें 14 राष्ट्रीय दल और 52 राज्य स्तरीय दल शामिल थे या विद्यमान थे। अगला है, भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत ये अपनाया गया। अलग अलग देशों में चुनाव प्रणाली अलग अलग अपनाई गई है, लेकिन भारत की जनसंख्या और परिस्थितियों को देखते हुए जो सामान्य मतदान है लोकसभा या विधानसभा के लिए, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यानी जो उस समय 21 साल आयु थी, अब जैसे 18 साल कर दिए, और उसके बाद में जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। जबकि अनुपातिक प्रणाली वगैरह है वो सारी अलग है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वगैरह वो कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनाई जाती है। तो ये था चुनाव प्रणाली। अगला है, भारत में एक दल की प्रधानता का युद्ध कब शुरू हुआ? तो एक दल की प्रधानता का युद्ध 1952 के चुनाव से शुरू हुआ और प्रथम 3 जो चुनाव लगातार कांग्रेस उसमें बहुमत प्राप्त करती रही। 1977 में इसका युग ये समाप्त हुआ था। अगला है, भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो 1934 में। अगला प्रश्न, पहले 3 आम चुनावों में लोकसभा में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? तो पहले 3 आम चुनाव में प्रथम स्थान पर रहने वाली पार्टी आपको बताया कांग्रेस थी, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगला, किस पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा? तो ये पत्रिका का नाम था ऑर्गेनाइजर। अगला, जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया? तो जनसंघ ने जो जोर दिया था वो था एक राष्ट्र एक संस्कृति एक देश, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र जो विचार था। अगला है, ईवीएम की फुल फॉर्म। तो आपको पता है चुनाव के समय में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ये थे इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला जो अध्याय है वो है नियोजित विकास की राजनीति। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न हैं आपकी राजस्थान के अलावा अन्य जो भी राज्यों के बोर्ड वगैरह है उन सभी में जहाँ भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है सभी के लिए उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। और पंचवर्षीय योजना की अवधि, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया? तो वो था कृषि क्षेत्र पे। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की प्राथमिकता का विषय क्या था? जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पे जोर दिया गया। अगला, गरीबी पे आधारित फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे? तो ये सत्यजीत रे थे, काफ़ी फेमस निर्देशक रह चुके हैं। अगला है, जेसी कुमार अप्पा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो जेसी कुमार अप्पा द्वारा जो पुस्तक थी वो थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। अगला प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया है वो वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक है, उनको कहा जाता है। अगला है, 1944 में उद्योगपतियों के एक वर्ग द्वारा देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था चलाने हेतु तैयार संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्योगपतियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग देश की आज़ादी के बाद में 1950 को लागू किया गया था या निर्माण किया गया, स्थापना की गई थी। उसी के बाद में इसको नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 यानी 69 में किया गया। अगला है, हरित क्रांति से कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए या लाभान्वित हुए? तो जो उत्तर भारत के राज्य थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके किसानों को सबसे ज़्यादा इसमें फायदा हुआ। फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन हुआ। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यानी किस पे आधारित है? तो भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है।
यानी पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप है अपनाया गया है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो गरीबी हटाओ का नारा जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था, तो वो पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन देता था? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप है वो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल थी वो देती थी। अगला है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मल ई बार्लो को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक है वो अलग बात होगी, तो ये विश्व लेवल की बात होगी। अगला है, भारत में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन ई बार्लो। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? तो वैसे ही आ गया 1 अप्रैल 1951 से, यानी 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, 1 अप्रैल से लागू होती थी। अगला है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? वैसे मैंने बता दिया था, दोबारा बता दूं, गेहूँ सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो गेहूँ की फसलों को हुआ, और जो प्रभावित राज्य थे वो थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अगला है, पॉस्को प्लांट विवाद है वो किस राज्य से संबंधित है? तो पॉस्को जो प्लांट है वो उड़ीसा से संबंधित है। अगला, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? तो उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम है भारतीय लोकदल, या लोकदल भी कहा जाता है। सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन अमूल, AMUL, अमूल की शुरुआत गुजरात के किस शहर से हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी भी ये बहुत ही फेमस है, तो ये है आणंद शहर, गुजरात का आणंद शहर। अगला है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जिन्हें निजी बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? यानी जो प्लानिंग की प्रक्रिया है वो सोवियत संघ से ली गई है। अगला, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन से 2 मॉडल थे? तो विकास के 2 मॉडल उस समय विश्व में प्रसिद्ध थे, एक तो था अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाला पूंजीवादी मॉडल और रूस की अर्थव्यवस्था वाला समाजवादी मॉडल। भारत ने दोनों का जो मिश्रित रूप है वो अपनाया था। अगला है, भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, JC कुमारप्पा का असली नाम क्या था? तो जिनकी बुक जो अभी मैंने आपको बताई थी, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, तो JC कुमारप्पा का असली नाम था वो था JC कार्नोलियस, अर्थशास्त्री थे फेमस। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया था उसके योजनाकार थे PC महालनोबिस, PC यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस नाम था इनका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला अध्याय है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस पाठ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं कोशिश करूंगा सभी शामिल करने की। कांग्रेस पार्टी का प्रमुख प्रभुत्व केंद्र में कब से कब तक रहा? तो कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है 1947 या यूँ कहेगी 1952 के आम चुनाव से लेकर के 1977 के चुनाव तक रहा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये प्रसिद्ध नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही सरल और फेमस प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ये भी प्रश्न पहले आ चुका है 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान। अगला है, 1960 के दशक को किस दशक की संज्ञा दी गई है? तो 1960 का दशक है वो खतरनाक दशक माना गया। चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन दारिया जैसे नेता किस गुट के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है युवा तुर्क। अगला प्रश्न है, के कामराज, SK पाटिल, निजलिंगप्पा जैसे नेता है वो किस गुट के सदस्य थे? तो ये कांग्रेस के एक गुट था सिंडिकेट कांग्रेस, उसके सदस्य थे। अगला है, ताशकंद समझौता करने वाले 2 राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताइए। तो ताशकंद का जो समझौता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। अगला है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार कौन थे? यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ जो उम्मीदवार थे वो थे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी, और इनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने दूसरे कैंडिडेट खड़े किए थे। अब यहाँ प्रश्न ये आ गया कि 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन कर जीताया? यानी जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनके खिलाफ में इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार निर्दलीय को खड़ा किया था और उनको जिताया था, वो थे VV गिरी, वरा वेंकट गिरी। अगला प्रश्न, 1967 यानी 67 में कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं के समूह को किस नाम से जाना जाता था? तो कांग्रेस के पुराने और प्रतिष्ठित नेता थे उनको सिंडिकेट नाम से जाना गया। प्री विपर्स का क्या अभिप्राय है? तो प्री विपर्स का मतलब होता है देशी भूतपूर्व जो देशी राजा थे उनको दिए जाने वाले कुछ विशेष भत्ते थे, उनको प्री विपर्स कहा गया। अगला, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई। मैनकाइंड और जन के संस्थापक कौन थे? मैनकाइंड और जन जो पत्रिकाएं थी उनके संस्थापक थे राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता थे। इंदिरा गांधी द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? तो 2 कार्य थे, प्री विपर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी जो भी आंदोलन था उसका नेतृत्व C नटराजन अन्नादुरई, जिनको अन्नादुरई कहा जाता है, उन्होंने किया था।
अगला है 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया था। तो 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने हेतु 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहली बार जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई बने 1977 में। अगला है देश के कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो वो थे वीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी, जिनको इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके जिताया था नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ में। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनाई गई थी। तो देश की बात करें तो साम्यवादियों द्वारा केरल में बनाई गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से संबंधित। अगला जो हमारा अध्याय है वो है भारतीय राजनीति में बदलाव। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन वो बन रहे हैं, कोशिश करूंगा कि सभी शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कौन से दशक में हुई थी। तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। अगला प्रश्न, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो ऐसी संसद को क्या कहा जाता है। तो ऐसी संसद कही जाती है त्रिशंकु संसद। सही आंसर है त्रिशंकु संसद। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया था। तो काफ़ी विवादित सिफारिशें रही। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कार्यकाल में 1990 में लागू किया गया मंडल आयोग की सिफारिशों को। राजीव गांधी की हत्या कब की गई। तो राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के पेरम्बदूर में 1991 में की गई एक चुनावी सभा के दौरान, और लिट्टे यानी एलटीटी द्वारा की गई। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना कब हुई। तो बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा है वो गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, कौन सा क्षेत्रीय दल राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोधी तथा राज्यों का स्वायत्तता का हिमायती है। तो दक्षिण भारत का जो दल है वो है डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो हिंदी का एक तरह से विरोध करता है। अगला है, भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कितने भी दल हो सकते हैं, जबकि कुछ देशों में 1 या 2 दल ही होते हैं, या 1-2 दल के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति दल नहीं बना सकता, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला है, अस्थिर और निर्बल शासन किस प्रणाली का दोष है। तो ये भी बहुदलीय प्रणाली का दोष है। इसमें खास करके जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब ये स्थिति बनती है। अगला प्रश्न, जनता पार्टी का उदय कब हुआ। तो जनता पार्टी का उदय 1977 में हुआ, जब कांग्रेस के एकत्व या प्रभुत्व का दौर समाप्त हुआ। अगला है, 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति में किस मुद्दे का उदय हुआ। तो 1980 के दशक में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला है, बामसेप का गठन कब हुआ। तो बामसेप का गठन 1978 में हुआ। अगला प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। नेक्स्ट प्रश्न, 2004 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी। तो 2004 में जो सरकार बनी थी वो थी यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की। अगला प्रश्न, भारतीय दलीय व्यवस्था के कोई 2 दोष बताइए। तो दलीय व्यवस्था में एक तो क्या है, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद की प्रबलता, खास करके जो क्षेत्रीय दल है, और नैतिकता का अभाव है, ये कुछ दोष है। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो क्षेत्रीय दल जिनका अस्तित्व अपने अपने राज्य में है, उनमें जैसे डीएमके, एडीएमके, ये दोनों दल तमिलनाडु में है। अकाली दल है जिसका पंजाब में अस्तित्व है। तेलुगु देशम पार्टी है जिसका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में अस्तित्व है। इस तरीके से ये क्षेत्रीय दल हो गए। और भी कई क्षेत्रीय दल है। गठबंधन की राजनीति का आशय क्या है। तो गठबंधन की राजनीति का मतलब हो गया कई दलों द्वारा मिलकर के सरकार का निर्माण करना। अगला है, हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द किसने गढ़ा। तो हिंदुत्व या हिंदूपन जो शब्द है वो वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने गढ़ा था। अगला प्रश्न, गोधरा कांड कब हुआ था। तो गोधरा ट्रेन में जब आगजनी की घटना है वो 2002 में हुई थी। अगला है, इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है। तो इंदिरा गांधी केस जो काफ़ी फेमस है वो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला, तो ये प्रश्न थे इस पाठ से संबंधित। अगला जो हमारा अध्याय है वो चौथा अध्याय बाकी रह गया, तो उसका कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, भारत के विदेश संबंध जो पार्ट है उसमें से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण किसने किया। ये आपकी जो पाठ्यपुस्तक पहले वाली थी विश्व समकालीन विश्व राजनीति, उससे भी संबंधित है और इसमें भी संबंधित है। तो नाटो का जो गठन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित किया गया। तो ये 1955 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। नेफा NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया। तो 1974 में किया गया। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, सन 1971 में भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ। तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA का गठन किया। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है। तो देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को।
अगला प्रश्न, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। अगला प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई। नॉर्वे की विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अगला है, भारत की विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो 2 सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला है, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो ताशकंद समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में। ताशकंद जो तत्कालीन सोवियत संघ में था, वहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न, भारत पाक युद्ध 1971 के कोई 2 राजनीतिक परिणाम बताइए। तो 1971 के युद्ध के फलस्वरूप एक तो बांग्लादेश का नए देश के रूप में उदय हुआ और 3 जुलाई को युद्ध के बाद में शिमला समझौता हुआ। अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था। आप चित्र में देख सकते हैं। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पाकिस्तानी सेना द्वारा विभाजन रेखा जो है उसके निकट के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना, जिसके कारण भारतीय सेना ने विरोध किया और उसकी कार्रवाई के रूप में कारगिल युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, भारत की परमाणु नीति के कोई 2 पक्ष बताइए। तो भारत की परमाणु नीति है आत्मरक्षा की नीति, यानी पहले प्रयोग नहीं करने की नीति है। तो भारत में केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार का निर्माण किया है और परमाणु युद्ध में पहले प्रयोग न करने की घोषणा कर रखी है। अगला है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला 1974 में हुआ था, दूसरा मई 1998 में। 11 और 13 मई को हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला है, CTBT की फुल फॉर्म बताइए। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, CTBT। अगला है, NPT की फुल फॉर्म बताइए। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 के बीच में। अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, शास्त्री जी के समय। शिमला समझौता कब हुआ? ये वैसे 1972 में हुआ था, ये पहले आ चुका है। तो ये थी इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुछ शेष प्रश्न है वो इसी पार्ट के अगले भाग में डिस्कस कर रहे हैं। भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई? तो 1964 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि ये संधि है विभेदकारी, यानी भेदभावपूर्ण संधि है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो 1950 में किया। ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कब और किस काम से किया? तो 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर के ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया। आपको पता होगा स्वेज नहर है वो पोर्ट, मतलब जैसे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली रेखा है या नहर है। WTO की फुल फॉर्म? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में की गई थी? तो उस समय डॉक्टर ओमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में शुरू की गई थी और 1974 में पहला परमाणु विस्फोट किया गया। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में से पड़ी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव है वो बांडुंग सम्मेलन 1955 से पड़ी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। अगला, चीन में क्रांति कब हुई? तो चीन की जो क्रांति 1950 में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने और कब की? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 29 अप्रैल 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की थी 1954 में। अगला प्रश्न, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962 को किया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तिब्बत किस धार्मिक नेता को भारत ने शरण दी और कब ली? तो तिब्बत के जो प्रसिद्ध नेता थे दलाई लामा, उन्होंने 1959 में भारत में शरण ली और उनका धर्मशाला हिमाचल में काफ़ी बड़ा इसका बौद्ध मठ है। अगला, भारत चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो भारत चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीमा विवाद है। सिंधु नदी जल संधि किसके बीच में हुई? तो सिंधु नदी है वो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ सिंधु नदी जल समझौता। अगला है, सन 1965 में किन 2 देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ? तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। वार्सा पैक्ट नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो वार्सा पैक्ट है वो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न
अब एक जो अध्याय रह गया था, छठा अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की, तो इसका आंसर है 25 जून 1975 को। आपातकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को किसने जन्म दिया, तो वो थी इंदिरा गांधी। अगला है समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे, तो समग्र क्रांति के जो प्रतिपादक थे वो थे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। अगला चारू मजूमदार का संबंध किस आंदोलन से है, चारू मजूमदार का भी इंपॉर्टेंट नाम है, वो नक्सलवादी आंदोलन से है। अगला है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया उसमें देश के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न, शाह आयोग की स्थापना कब की गई, जो न्यायाधीश जेसी शाह थी उनके अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना है 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा आपातकाल के जो भी परिणाम या उसके संबंध में की गई थी, उनकी जांच के लिए की थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था, तो 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का जो प्रसिद्ध नारा है इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। अगला है आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो अनुच्छेद है 352। अगला इंपॉर्टेंट, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो देश के राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं आपातकाल की। अगला है चौधरी चरण सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की, तो वो थी लोकदल या भारतीय लोकदल। बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था, मैंने वैसे बता दिया, आपातकाल की जांच के लिए जेसी शाह आयोग का गठन है वो किया गया था 1977 में। अगला प्रश्न, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोरारजी देसाई बने 1977 में। अगला है 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो वो थे न्यायाधीश ए.एन. रे। केशवानंद भारतीय मुकदमे का निर्णय कब हुआ, तो ये 1973 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला था। किस वाद ने संविधान के मूल ढांचे की धारणा का जन्म हुआ, तो वो वाद या विवाद था वो था केशवानंद भारतीय वाद। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे के साथ लड़ा, तो विपक्ष का नारा था लोकतंत्र को बचाओ, ये नारा था। अगला था 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो देश के बाद में रेल मंत्री वगैरह भी रहे। बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, तो बिहार आंदोलन का नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। इंपॉर्टेंट नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। अगला है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 1977 में जनता पार्टी को 295 सीटें प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ, तो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। अगला प्रश्न, आपातकाल जो 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया था में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और अन्य जो भी थे उसमें शिक्षा, रक्षा, प्रशासन जैसे कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्यों को दिया गया। और इसलिए जो 42वां संविधान संशोधन था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। और आपातकाल है वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। अगला प्रश्न, लोक नायक जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो गांधीवादी विचारधारा के साथ में समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, चारू मजूमदार कौन थे, तो चारू मजूमदार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी आंदोलन के जनक थे। जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने और कब किया, तो जनता का संसद मार्च हुआ था उसका नेतृत्व 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। अगला है 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किसने की, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। अगला है किस उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था और जिसके कारण आपातकाल जैसी स्थिति लागू करनी पड़ी, तो वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिन्होंने इंदिरा गांधी के चयन को ही अवैध घोषित कर दिया था। आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा हेतु निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था और विपक्षी दलों द्वारा उनसे त्याग पत्र की मांग की गई थी। इस कारण से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। अगला प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब होता है न्यायपालिका शासक दल और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान बनी रहे। इंडिया इज इंदिरा ये नारा किसने दिया, तो ये नारा देवकांत बरुआ ने दिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1998 में किया गया। अगला प्रश्न, दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है, दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक अध्याय रह गया था क्षेत्रीय आकांक्षाएं, 8वां अध्याय, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो वो पंजाब राज्य से है। अगला है गोवा भारत का
एक राज्य कब बना, यानी भारत संघ का राज्य कब बना, तो 1987 में बना। काफ़ी लेट हुआ पुर्तगालियों का उसमें जो भी कब्जा था। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, तो द्रविड़ आंदोलन से द्रविड़ कड़गम नामक संगठन का सूत्रपात हुआ। अगला है, पेरियार के नाम से दक्षिण भारत के किस राजनेता को जाना जाता है, तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1985 के पंजाब समझौते से क्या आशय है, तो 1985 में जो पंजाब समझौता हुआ था वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लोंगोवाला के बीच में शांति स्थापना के लिए समझौता हुआ था, जिसको पंजाब समझौता कहा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो 1984 में जून माह में स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई है, उसका कूट नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। भारत के किस भूभाग को या क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है, 7 सिस्टर्स जो भाग है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वोत्तर के जो भी राज्य है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, तो लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया गया। अगला प्रश्न, असम से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस छात्र संगठन ने किया, तो असम से विदेशियों को भगाने के लिए जो भी आंदोलन चला उसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के द्वारा किया गया। अगला, सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सिक्किम के जो प्रमुख नेता थे वो थे काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा, काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। अगला है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया, तो आत्मसम्मान आंदोलन ने पेरियार को नास्तिक बनाया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, तो अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, तो आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 को। असम गण परिषद किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित, नाम से स्पष्ट है। डीएमके और एडीएमके किस राज्य में सक्रिय दल है, तो ये तमिलनाडु के दल है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर इसके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन किया गया, किन को किया गया, तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है। अगला है, 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, तो महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में आंदोलन किसने चलाया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो उसके नेता थे वो शेख अब्दुल्ला थे। अगला, असम के को बांटकर किन 2 प्रदेशों को बनाया गया, तो असम का विभाजन करके मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों को बनाया गया। अकाली दल क्षेत्रीय दल किस राज्य से संबंधित है, तो अकाली दल है पंजाब से संबंधित है। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए, तो ये 1961 में दिसंबर में स्वतंत्र हुए। अगला है, डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया, तो डीएमके ने हिंदी भाषा का विरोध किया। डीएमके के संस्थापक कौन थे, तो डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई थे। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो वहाँ राजशाही शासन व्यवस्था थी। पंजाब और हरियाणा राज्यों का पुनर्निर्माण कब हुआ, तो पंजाब हरियाणा का राज्य का निर्माण है वो 1956 में हुआ। अगला है, जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का पद था जो बाद में मुख्यमंत्री के रूप में चेंज कर दिया गया, तो वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला जिनको कहा जाता है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन करता जाए, ये लोकप्रिय जो नारा है किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था, तो ये था द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस तरीके से मैंने पूरी पाठ्य पुस्तक जो आपकी थी उससे संबंधित जितने भी अध्याय है सभी के सभी अध्यायों के प्रश्न स्वतंत्र भारत में राजनीति जो पाठ्य पुस्तक है का अभ्यास करवाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये प्रयास पसंद आएगा। एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें और अपने जो भी साथी है उनको जरूर शेयर करें। अगर आप शिक्षक साथी हैं तो अपने विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों के जो भी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी को फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।